हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। आप सभी का आपके इस चैनल में स्वागत है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ से फलित ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं और हमारी यह जो कक्षाएं संचालित हो रही हैं वाराणसी में ही एक गुरुकुल है, वेदादि ज्योतिष कर्मकांड शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र, जिसके तत्वाधान में इन कक्षाओं को हम चला रहे हैं। हमारी यह कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क है, जिसका आपको अध्ययन करना है। इसमें बेसिक और एडवांस दो तरह से हमारी कक्षाएं चल रही हैं, एक प्रारंभिक लेवल की और जो प्रारंभ तैयार हो जाए तो फिर एडवांस लेवल की। तो यह जो वीडियो का विषय है यह प्रारंभिक है। आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 3 विषयों को देखेंगे, क्योंकि पीछे के वीडियो में एक विषय मैंने आपको बताया लेकिन उसको देखा नहीं। तो पहला विषय हमारा रहेगा कि कुंडली, कालपुरुष कुंडली किसे कहते हैं और उससे क्या विचारणीय विषय है। दूसरा विषय कि किसी भी जातक की कुंडली में उसकी राशि आप कैसे देखें। और तीसरा विषय योगकारी और पूर्ण योगकारी किसे कहते हैं, क्या है। आइए प्रारंभ करते हैं। तो पहला विषय है काल पुरुष के अव्यय या काल पुरुष की कुंडली या काल पुरुष के अंग। जब आपके सामने मेष लग्न की कुंडली बन के आती है तो इसको हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। यह जो विषय है यह लघु जातकम के राशि बलाध्याय का 4था और 5वां श्लोक है। एक बार श्लोक का वाचन मैं कर दे रहा हूँ। शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणि कतिबस्ति गुह्य संज्ञानि उरुजानु जंघे चरणावितिराशयो जाड्याः कालनरस्यावयवान् पुरुषाणां चिन्तयेत् प्रसवकाले सदसद्ग्रह संयोगात् पुष्टाः सोपद्रवास्ते च। किसी भी शरीर के 12 अंगों का विचार जो हम करते हैं काल पुरुष की कुंडली से करते हैं। इस विषय को भी हम जानते हैं। तो इसका विचार कब करना चाहिए, तो इसका विचार जन्मकालिक और प्रश्नकालिक दोनों समय हम इसका विचार करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहले काल पुरुष के अंग को देखते हैं। तो जिसमें ये 12 भाव हैं, जिसमें से लग्न जो प्रथम भाव है यहाँ से सिर का विचार करते हैं, प्रथम भाव से। द्वितीय भाव से मुख का विचार करते हैं। तृतीय भाव से बाहु का विचार करते हैं। चतुर्थ से हृदय का। पंचम से उदर पेट का विचार करते हैं। षष्ठ भाव से कमर का, कटी का। सप्तम भाव से बस्ती का, नाभि के नीचे के भाग का विचार करते हैं। और अष्टम भाव से गुह्य प्रदेश का, गुप्तांग का विचार करते हैं। नवम भाव से उरु, जंघा का। दसम से जानु, घुटना ठेवना का। और एकादश से घुटने के नीचे के भाग का। और द्वादश से पैर का। इन 12 भाव से इन अंगों का विचार करते हैं। तो इसका विचार किसी बालक का जब जन्म होता है तो उस जन्म के समय बालक का कौन सा अंग मजबूत होगा, कौन सा अंग हष्टपुष्ट रहेगा और कौन सा अंग निर्बल रहेगा, विकार युक्त रहेगा, किस अंग में विकार रहेगा, इसका विचार करते। तो इसका विचार कैसे करें, तो शुभ ग्रह यदि इन 12 भावों में बैठा हुआ है कहीं पे भी तो उसको अच्छा समझना चाहिए। यदि कोई पापक ग्रह वहां पे बैठा हुआ है किसी भी भाव में तो उसमें यह जानना चाहिए कि जातक के उस अंग में विकार उत्पन्न होगा या वह अंग उस जातक का निर्बल हो सकता है, ऐसा समझ सकते हैं। शुभ ग्रह अशुभ ग्रह हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें गुरु, शुक्र, बलि, चंद्रमा और बुध को शुभ ग्रह के अंतर्गत रखा गया है, बाकी ग्रहों को अशुभ ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। ये विषय हम पीछे अध्ययन किए हैं शुभ ग्रह अशुभ ग्रह का, तो विषय आपको समझ में आ गया होगा। इसका विचार आप कैसे करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा विषय है राशि। किसी भी जातक की यदि आपके सामने कुंडली आती है तो कैसे आप जाने कि इसकी कौन सी राशि है। तो उसमें से जो 12 भाव होंगे जहां पे भी चंद्रमा की स्थिति होगी वो उसकी राशि होगी। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेष लग्न की मान लीजिए कुंडली है और 10वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। एक विषय और जाने, भाव स्थिर रहते हैं और राशियां चल रहती हैं। जैसे कुंडली में जो 12 भाव हैं तो 12 भाव स्थिर रहते हैं, उनको भाव की संज्ञा देते हैं, घर की संज्ञा देते हैं। लेकिन उनमें जो राशियां होंगी वह स्थिर नहीं रहती हैं। जैसे किसी का हमको राशि देखना है, कैसे देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कन्या लग्न की कुंडली आपके सामने यदि आती है तो कन्या लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा बैठा है तो इस जातक की कौन सी राशि होगी। तो द्वितीय भाव में कौन सी राशि आ रही है, तो इस जातक के द्वितीय भाव में तुला राशि है और चंद्रमा तुला यही द्वितीय भाव में बैठा है। तो कन्या लग्न के जातक की कौन सी राशि हो गई, तुला राशि हो गई। एक एग्जाम्पल देखिए तुला लग्न का देखते हैं। मान लीजिए तुला लग्न है और चंद्रमा की जो स्थिति है 5वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो तुला लग्न की कुंडली में 5वें भाव में देखिए कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो तुला लग्न की कुंडली में देखिए 5वें भाव में कौन सी राशि है, तो कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि
में यदि चंद्रमा है तो इस जातक की कुंभ राशि है, इस तरह से आप कह सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं मीन लग्न का। मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है 8वें भाव में बैठा हुआ है। तो मीन लग्न की कुंडली में 8वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो 8वें भाव में देखिए कौन सी राशि है, तो तुला राशि है। 8वें भाव में तुला राशि है, तो इस जातक की कौन सी राशि हो गई, तुला राशि हो गई। ये विषय आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक विषय और देखते हैं, योगकारी क्या होता है, पूर्ण योगकारी क्या होता है। इन दोनों विषयों को आइए जानते हैं, जिसमें से त्रिकोण भाव को योगकारी कहते हैं। अर्थात कोई ग्रह यदि त्रिकोण का स्वामी है तो हम उसे योगकारी कहेंगे। त्रिकोण का अर्थात 1, 5, 9 इन 3 भावों का यदि कोई ग्रह स्वामी है तो उसे योगकारी कहेंगे। पूर्ण योगकारी कैसे कहते हैं, तो यदि कोई ग्रह त्रिकोण के साथ साथ केंद्र का भी स्वामी हो तो उसे हम पूर्ण योगकारी कहेंगे। वहां पे उस ग्रह की क्या संज्ञा हो जाएगी कि वह ग्रह पूर्ण योगकारी है, जिसमें से सूर्य चंद्रमा की एक ही राशि होती है, तो इसलिए ये योगकारी तो होंगे लेकिन पूर्ण योगकारी नहीं होंगे। मंगल, शुक्र और शनि ये तीनों ग्रह पूर्ण योगकारी होते हैं। आइए जानते हैं कैसे यह पूर्ण योगकारी होंगे। तो आपके सामने मेष लग्न की कुंडली है। इसमें देखिए कोई भी ग्रह केंद्र का स्वामी है लेकिन त्रिकोण का नहीं है, कोई ग्रह त्रिकोण का स्वामी है तो केंद्र का नहीं है। तो मेष लग्न की कुंडली में कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं होगा। आइए वृष लग्न की बात करते हैं। तो वृष लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह पूर्ण योगकारी है, आइए देखते हैं। तो वृष लग्न की कुंडली में देखिए शनि जो है क्या है, पूर्ण योगकारी है। क्यों है, क्योंकि वो केंद्र के साथ साथ दशम केंद्र का स्वामी होके और इधर नवम त्रिकोण का दोनों का स्वामी होने के कारण वृष लग्न की कुंडली में जो है शनि पूर्ण योगकारी है। आइए आगे बढ़ते हैं, मिथुन लग्न की बात करते हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह पूर्ण योगकारी होता है, तो मिथुन लग्न की कुंडली में कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं है। तो आइए कर्क लग्न की कुंडली में देखते हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली में कौन योगकारी है या पूर्ण योगकारी है, तो कर्क लग्न की कुंडली में मंगल पूर्ण योगकारी है। कैसे पूर्ण योगकारी है, क्योंकि मंगल पंचम के साथ साथ पंचम त्रिकोण के साथ साथ दशम केंद्र का स्वामी होने के कारण मंगल कर्क लग्न की कुंडली में पूर्ण योगकारी है। आइए सिंह लग्न की कुंडली में देखते हैं मंगल पूर्ण योगकारी कैसे है। तो यहाँ पे मंगल देखिए त्रिकोण का भी स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ केंद्र का स्वामी होने के कारण मंगल सिंह लग्न की कुंडली में पूर्ण योगकारी है। कन्या लग्न की कुंडली में कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं होगा। तुला लग्न की कुंडली देखते हैं, इसमें शनि पूर्ण योगकारी है। कैसे है, तो केंद्र के साथ साथ त्रिकोण का भी स्वामी है। वृश्चिक लग्न में कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं है। आगे बढ़ेंगे धनु लग्न में। तो धनु लग्न में भी कोई ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रह केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी ऐसी स्थिति नहीं है। कोई केंद्र का है तो कोई त्रिकोण का है। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र जो है पूर्ण योगकारी है। कुंभ लग्न की कुंडली में भी शुक्र पूर्ण योगकारी है और मीन लग्न की कुंडली में कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं है। यह जो 12 लग्न है, 12 लग्नों में से 3 ग्रह पूर्ण योगकारी होंगे, मंगल, शुक्र और शनि। मंगल जो है कर्क और सिंह राशि में पूर्ण योगकारी होंगे, शुक्र जो है मकर और कुंभ लग्न में पूर्ण योगकारी होंगे और शनि जो है वृष और तुला लग्न में पूर्ण योगकारी होंगे। तो ये विषय आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का विषय 3 विषय था। आप इन विषयों का अभ्यास करें, इनको तैयार करें। कोई भी जिज्ञासा हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्काराः, धन्यवादाः।